जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेजन ड्यूरिंग महाजनपद पीरियड। देखिए, कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने एज ऑफ महाजनपद पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था 16 महाजनपद थी। इसके बाद फिर हमने मगध डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 16 महाजनपद जो आपस में लड़ रही थी, उनमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल एमर्ज होकर के आई थी वो थी मगध। अब मैंने आपको बताया था कि महाजनपद काल के दरमियान, मतलब 600 बीसी से लेके 300 बीसी के बीच में कई सारे फॉरेन इन्वेजन भी हुए, जो जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। अब अगर हम बात करें फॉरेन इन्वेजन की, तो फॉरेन इन्वेजन में दो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेजन हुए। एक था पर्शियन इन्वेजन और दूसरा था अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। अगर हम पर्शियन इन्वेजन की बात करें तो ये ईरानियों का आक्रमण था। ईरानी लोगों को पर्शियन कहा जाता था, तो उन्होंने आक्रमण किया था। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो ग्रीक लोग हुआ करते थे, जिस अलेक्जेंडर चूंकि ग्रीक को बिलोंग करते थे, तो ग्रीक का जो इन्वेजन हुआ था, ठीक है, वो उसके बाद हुआ था। तो ये दो महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमण जो हुए थे, ये महाजनपद काल के दरमियान हुए थे। अब हमें इसमें देखना है कि क्या कारण थे। सबसे पहले तो फॉरेन इन्वेजन के कारण क्या थे, ठीक, मतलब कि क्या ऐसा था, क्या ऐसे रीजंस थे जिसके कारण फॉरेनर्स को इंडिया पर आक्रमण करने का मतलब मन हुआ, या उनका जो एक कहा जाए कि उनकी मंशा हुई कि भाई भारत पर हमें आक्रमण करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई फॉरेन इन्वेजन के रीजंस क्या थे, किन किन कारणों से फॉरेन इन्वेजन हुआ, ठीक, किस एरिया से फॉरेन इन्वेजन हुआ, ये भी हमें देखने वाली बात है। क्योंकि देखिए, आज जहां से फॉरेनर्स इन्वेड कर रहे हैं, इसी एरिया से जो हमारे मेडिवल पीरियड में जो इस्लाम लोग जो आक्रमण करेंगे, ठीक है, इस्लाम जो आक्रमणकारी जो हैं, ठीक, वो अरब वाले जो आक्रमण करेंगे वो भी इसी एरिया से करेंगे, ठीक। तो फॉरेन इन्वेजन जो हुआ महाजनपद पीरियड ने, इसने कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए भी एक रास्ता बना दिया कि भाई इस एरिया से विदेशी आक्रमण कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि किस कारण से विदेशियों ने आक्रमण किया, इसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्शियन इन्वेजन के बारे में। पर्शियन में हम देखेंगे कौन कौन से राजा हैं जिन्होंने आक्रमण किया भारत के ऊपर, ठीक। क्योंकि आप ये बात समझ लीजिए कि जो सबसे पहला आर्यव्रत बनने के बाद, महाजनपद के बाद, जो सबसे पहला विदेशी आक्रमण माना जाता है वो पर्शियन का आक्रमण माना जाता है, ठीक है। मतलब ईरानी लोगों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसके रीजंस, फिर हम पढ़ेंगे पर्शियन इन्वेजन के बारे में, और फिर हम आगे चलेंगे अलेक्जेंडर के बारे में। और पूरा अलेक्जेंडर का कैंपेन हम देखेंगे कि उसका इंडिया में किस तरीके का कैंपेन था, उसके क्या इंपैक्ट पड़े, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम सबसे पहले बात करें तो क्या रीजंस थे बाही आक्रमण के, फॉरेन इन्वेजन के रीजंस क्या क्या थे। देखिए, मैंने आपको बताया था, किसी भी राजा की जब भी कभी साम्राज्यवादी सोच होती है, मतलब उसको अपनी टेरिटरी जब एक्सपांड करनी होती है, ठीक, तो जाहिर सी बात है वो उसी समय आक्रमण करेगा। भाई देखिए, जैसे अगर आप राजा हैं, ठीक है, आपको अपनी टेरिटरी एक्सपांड करनी है, तो जाहिर सी बात है आपको दूसरे की टेरिटरी में एंटर करना पड़ेगा और उसके लिए उनके ऊपर आक्रमण करना पड़ेगा, ठीक। तो जो सबसे पहला रीजन था, वो जितने भी फॉरेनर्स थे, ठीक है, उनकी जो एक्सपांशन पॉलिसी थी, तो एक्सपांशन पॉलिसी जो थी, ये सबसे प्रमुख कारण था आक्रमण का। एक्सपांशन पॉलिसी, इसके अलावा एग्रेसिव पॉलिसी, एक्सपांशन एंड एग्रेसिव पॉलिसी, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण विदेशी लोगों ने आक्रमण भारत पे किया। तो ये सबसे पहला रीजन था, एक्सपांशन पॉलिसी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया पर ही उन्होंने आक्रमण क्यों किया, क्योंकि रिच रिजर्व्स। देखिए, इंडिया को एक तरीके से कहा जाए तो सोने की चिड़िया कहा जाता था,
और इंडिया के पास इतना रिच रिसोर्स था जिसने बहुत सारे विदेशियों को भारत की तरफ आकर्षित किया था आक्रमण करने के लिए। देखिए, कहीं पर भी आप आक्रमण क्यों करते हैं? क्योंकि आपको अपनी टेरिटरी तो बढ़ानी ही है, साथ ही साथ उस जगह के जो रिसोर्सेज हैं उन पर भी अपना अधिकार जताना है, इसलिए आपको उन पर आक्रमण करना होता है। तो भारत में जो रिच रिजर्व्स हुआ करते थे, ठीक है, जो रिजर्व्स हुआ करते थे वो बहुत ज्यादा रिच थे। इसी कारण से भी उनकी जो इंटेंशन था कि इंडिया पे आक्रमण करना है। ठीक, तो पहला तो रीजन उनकी एक्सपांशन पॉलिसी थी, लेकिन जो दूसरा रीजन था वो था भारत में जो रिच रिजर्व्स हुआ करते थे उन पर उनकी नजर थी। ठीक, तीसरे बात करें तो देखिए, किसी भी इन्वेडर की जो होती है ना, वो सबसे एम्बिशियस पॉलिसी भी होती है। देखिए, एक्सपांशन तो ठीक है, ठीक, लेकिन अगर आप अलेक्जेंडर की बात करो तो अलेक्जेंडर की सोच क्या थी कि मुझे पूरे विश्व पर राज करना है। मतलब ये इनका ड्रीम हुआ करता था फॉरेन इन्वेडर्स का, तो इसलिए भी भारत पर उन्होंने आक्रमण किया कि इनका ड्रीम था वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट का। वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट मतलब हमें पूरे विश्व पर राज करना है, जैसे अलेक्जेंडर की सोच थी। अलेक्जेंडर की सोच क्या थी कि मुझे पूरे विश्व पर जो है वो कब्जा करना है, अपना वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट करना है। तो ये जो ड्रीम हुआ करता था, इसने भी एक रीजन दिया भारत पर आक्रमण करने का। एक्सपांशन पॉलिसी तो थी, लेकिन कुछ कुछ राजाओं की सोच थी कि हमें पूरे देश, पूरे विश्व पर राज करना, पूरे विश्व पर राज करना है, जैसी सोच अलेक्जेंडर की थी। ठीक, तो फॉरेन इन्वेजन का एक रीजन ये भी था कि राजाओं का ये ड्रीम हुआ करता था कि हम पूरे विश्व पर अपना प्रभुत्व जमाएं, पूरे विश्व पर हम राज करें। ठीक, तो वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट का जो ड्रीम हुआ करता था, जो एम्बिशियस पॉलिसी हुआ करती थी, ये भी एक रीजन रहा। ठीक, इसके अलावा भारत की भी कुछ कमजोरियां थी जिसके कारण फॉरेन इन्वेजन हुआ। ठीक, देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी, अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ी कमजोरी भारत की रही है, जिसका फायदा जितने भी विदेशी आप देख लीजिए, चाहे आप आज के एंशियंट जब हम पढ़ रहे हैं तब भी, अभी जब हम मेडविल पढ़ेंगे तो जिस तरीके से अरब ने आक्रमण किया भारत के ऊपर, तो उसमें भी क्या था, भारत का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था। देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, अगर हम बात करें तो भारत का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, मतलब जो आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, उसी एरिया से, उस एरिया में पॉलिटिकली उतना स्ट्रॉन्ग एम्पायर ना होना, यह भी एक रीजन था फॉरेन इन्वेजन का। देखिए, जब आप देखें, अगर उस टाइम पर महाजनपद काल की अगर हम बात करें, तो महाजनपद काल में जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था, अगर आपने देखा हो, तो उस टाइम पर वहां पर कोई बहुत बड़ी, जैसे हम मगध की बात करते हैं, ठीक, तो मगध जैसी कोई स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी वहां नहीं थी। इसका भी फायदा फॉरेनर्स को मिला। ठीक, मतलब जो आप ये नॉर्थ वेस्ट रीजन देखें अगर आप, ठीक, तो ये भारत का अगर आप मैप देखें तो ये देखिए, जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, जो आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, चाहे अलेक्जेंडर हो चाहे पर्शियन हो, सब के सब इसी एरिया से भारत में आए थे। ठीक, इसका एक जियोग्राफिकल रीजन ये भी है, ठीक, कि भारत जो है वो एक सब कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ठीक, सब कॉन्टिनेंटल कंट्री का मतलब क्या होता है, जो तीन तरफ से समुंदर से घिरा हो। अगर आप भारत की जियोग्राफी देखें तो इस तरफ अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशियन है, और इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, और इस तरफ क्या है, पूरे पहाड़ है, हिमालय है। ठीक, तो भारत में एंटर करने का जो सबसे सुदृढ़ रास्ता हुआ करता था, वो ये नॉर्थ वेस्ट रीजन हुआ करता था। और भारत के राजाओं की, जितने भी राजा हुए, चाहे वो एंशियंट टाइम के हों या मेडिवल टाइम के हों या मॉडर्न टाइम के हों, सभी राजाओं की सबसे बड़ी जो कमजोरी रही है, उन्होंने इस एरिया पर कभी अच्छे से ध्यान नहीं दिया। जो नॉर्थ वेस्ट रीजन रहा, वहां पर पॉलिटिकली बहुत ज्यादा डिसयूनिटी होने का भी फायदा फॉरेन इन्वेजन्स को मिला। जो एंशियंट समय में अगर हम महाजनपद काल के आज की बात करें, तो जो पर्शियन और अलेक्जेंडर करेंगे, वही आप जब मेडविल में जाएंगे तो यही रूट अरब अपनाएंगे, सेम रूट अरब अपनाएंगे, और अरब भी यहीं से आक्रमण करेंगे। जब
महमूद गजनवी आएगा, मोहम्मद गौरी आएगा, ये सारे लोग भी इसी एरिया से आएंगे। ठीक, तो हमेशा से भारत के लिए ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि बाकी किसी क्षेत्र से उस समय पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं हुआ करता था कि पानी के रास्ते आक्रमण किया जा सके। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये जो रीजन रहा नॉर्थ वेस्ट का रीजन, ये कहीं ना कहीं जो रहा वो प्रॉब्लमेटिक रहा, और यहां पर पॉलिटिकल डिसयूनिटी की वजह से भी विदेशियों को ये मौका मिला कि हम भारत पर आक्रमण कर सके। चाहे वो आज के विदेशी हो, चाहे एंशियंट टाइम के हो, पर्शियन या अलेक्जेंडर की अगर हम बात करें, या हम अरब की बात करें जो मिडविल में महमूद गजनवी आएंगे, मोहम्मद गौरी आएंगे, वो भी सब इसी रूट से आएंगे। क्लियर है? तो रीजंस आपको समझ में आए। सबसे पहला तो एक तो राजाओं की एक्सपांशन पॉलिसी, दूसरा भारत का रिच रिजर्व्स अगर हम बात करें तो पहली थी एक्सपांशन एंड एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ फॉरेन किंगडम। इसके बाद बात करें द रिच रिसोर्स इन इंडिया, इंडिया में बहुत ज्यादा रिच रिसोर्स होने का भी रीजन था। इसके अलावा इन्वेडर्स का एम्बिशियस नेचर और ड्रीम ऑफ वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट, जो मैंने आपको बताया कि मुझे पूरे विश्व पर राज करना है, ये सपना हुआ करता था, जिससे हम अलेक्जेंडर की बात करें। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था वो था पॉलिटिकल डिसयूनिटी ऑफ नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्ट रीजन में पॉलिटिकल डिसयूनिटी होना, ठीक, ये बहुत बड़ा रीजन था जिसके कारण ही विदेशी आक्रमण हो रहे थे। ठीक, अब इसके बाद जो हमें देखना है कि जो रीजन है कि भाई इन्वेडर्स ने नॉर्थ वेस्ट का ही रास्ता क्यों चुना, तो मैंने आपको बताया था। ठीक, नॉर्थ वेस्ट का रास्ता क्यों चुना, इसके पीछे भी सेम रीजन है जो मैंने अभी आपको बताया, रीजंस फॉर इन्वेजन थ्रू नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के एरिया से ही क्यों आक्रमण किया गया, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहला पॉलिटिकल डिसयूनिटी होना, ठीक है, और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होना आपस में, जो छोटे छोटे जो साम्राज्य हुआ करते थे उनमें आपस में नहीं बनती थी, ये एक रीजन था। इसके अलावा मैंने आपको बताया कोई पावरफुल किंगडम नहीं था नॉर्थ वेस्ट में, जैसे मगध जैसा कोई बहुत शक्तिशाली डायनेस्टी जो थी वो नॉर्थ वेस्ट एरिया में नहीं थी, क्योंकि अगर उतनी शक्तिशाली अगर कोई डायनेस्टी होती वहां पर तो विदेशी इतनी आसानी से भारत पर आक्रमण नहीं कर पाते। तीसरा रीजन था सुइटेबल जियोग्राफिकल लोकेशन। जैसा मैंने आपको बताया भारत जो है वो सब कॉन्टिनेंटल है, मतलब कि वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और जो ऊपर तरफ है नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहां पर पूरे पहाड़ हैं। तो भारत में एंटर करने का जो सबसे सुइटेबल लोकेशन रहा वो रहा नॉर्थ वेस्ट। ठीक, तो जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण भी जो था वो नॉर्थ वेस्ट रीजन से उन्होंने एंटर किया। ठीक, मैंने आपको बताया। ठीक, पेनिनसुलर नेचर, पेनिनसुलर नेचर का मतलब ही यही था, ठीक, कि पेनिनसुलर नेचर मतलब तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। ठीक, और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट का ही फ्रंटियर का रास्ता बचा था जहां से इन्वेजन हो सकता था। ठीक, तो आपको रीजन समझ में आए कि भाई विदेशी आक्रमण क्यों किए गए और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से ही क्यों किए गए। ठीक, तो सबसे बड़ा रीजन है जियोग्राफिकल लोकेशन और पॉलिटिकल डिसयूनिटी। कोई बड़ा साम्राज्य या बड़ी डायनेस्टी मगध टाइप ना होना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे, ये बहुत बड़ा रीजन था जिसके कारण विदेशी आक्रमण हुए। ठीक, तो ये क्लियर हुआ आपको दोनों रीजंस। अब इसके बाद हम शुरुआत करेंगे पर्शियन से। ठीक, पर्शियन जिनको ईरानियन कहा जाता है, इन्होंने सबसे पहले आक्रमण करता रहे हैं ये भारत के, अगर हम बात करें महाजनपद काल में। ठीक, तो इनके जो सबसे पहले रूलर थे वो थे साइरस वन। ठीक, तो साइरस वन आपको याद रखना है, ही इज द फर्स्ट पर्शियन रूलर हु एडवांसेस टुवर्ड्स इंडिया बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल इन हिज एक्सपेडिशन। देखिए साइरस वन जो था अकेमेनियन रूलर था, ये 556 बीसी में, ठीक, 556 बीसी में ये आक्रमण करने आया था, और ये पहला पर्शियन किंग था जिसने आक्रमण भारत पे किया था। ठीक, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ठीक, इसका जो आक्रमण था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। हां, लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे पहले पर्शियन रूलर की अगर हम बात करें जिसने भारत पर आक्रमण किया तो वो था साइरस वन। ठीक, लेकिन इसके बाद जो रूलर आता है
उसने, जिसका नाम था डेरियस वन, ठीक, तो डेरियस वन जो था, इसने भारत पर आक्रमण किया 516 बीसी में, और इसने पंजाब को एनेक्स कर लिया, ठीक, और इंडस और सिंध का, मतलब सिंध नदी और इंडस नदी के जो वेस्ट रीजन था, वहां पर इसने इन्वेड किया, ठीक, और इसको अपनी एक प्रोविंस बना ली। तो अगर हम बात करें फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेडिशन, सक्सेसफुल की बात मैं कर रहा हूं क्योंकि पहले वाले में साइरस ने जो आक्रमण किया था तो उसमें उसको सक्सेस नहीं मिली थी, लेकिन जब हम डेरियस वन की बात करते हैं तो इसने सक्सेसफुल आक्रमण किया और इसने पंजाब को एनेक्स कर लिया और अपनी 20वीं प्रोविंस बनाई। देखिए ईरान में भी उनकी प्रोविंसेस हुआ करती थी, तो अपनी जो 20वीं प्रोविंस थी, जिसको सत्रापी कहा जाता था ईरानियन में, ठीक, तो अपनी जो 20वीं सत्रापी थी, ये इन्होंने पंजाब को बनाया, ठीक, जिसमें टोटल इनके 28 प्रोविंस थे, तो उसमें से जो 20वां प्रोविंस था वो पंजाब था, ठीक। तो अगर हम बात करें तो पहला पर्शियन रूलर जिसने सक्सेसफुली इन्वेड किया भारत को, मतलब अपने आक्रमण में वो सक्सेसफुल रहा, कामयाब रहा, तो वो डेरियस वन है। लेकिन अगर हम आक्रमण की बात करेंगे कि पहला आक्रमण किसने किया, तो वो था साइरस वन। ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक। लेकिन साइरस वन क्या हुआ था, सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इसके बाद डेरियस वन के बाद इसका जो अगला सक्सेसर आता है, ये है जर्क्सीस, जर्क्सीस वन। ये इन्होंने डेरियस वन को सक्सीड किया था, ठीक। इसकी जर्क्सीस की जो दुश्मनी थी वो ग्रीक से बहुत ज्यादा थी। अगर हम बात करें, आपने एक पिक्चर देखी होगी, इंग्लिश मूवी थी 300, इंग्लिश मूवी आपने देखी होगी 300, उसमें दो फोर्सेस के बीच में लड़ाई होती है, एक तरफ थे स्पार्टन्स और दूसरी तरफ इनका जो दुश्मन था वो था जर्क्सीस, और ये वही जर्क्सीस है, ये वही जर्क्सीस है, ठीक। ये ईरानियन थे और जो स्पार्टन्स हुआ करते थे ये ग्रीक हुआ करते थे, ठीक। तो स्पार्टन्स ग्रीक्स की लड़ाई ईरानियंस के साथ बहुत पुरानी है, मतलब ये लड़ाई ऐसा नहीं है कि अलेक्जेंडर के आने के बाद शुरू हुई, ये लड़ाई पहले से चल रही थी, ठीक। तो 300 पिक्चर में ये दिखाया है, ठीक। तो ये जो जर्क्सीस था, इसने अपनी फोर्सेस में बहुत सारे ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी थी जो ग्रीक्स के अगेंस्ट में थे। देखिए, क्योंकि ग्रीक से इनकी हमेशा लड़ाई होती थी, और ये जो थे, इन्होंने अपनी फोर्सेस में बहुत सारे ऐसे लोगों को रिक्रूट किया था जो ग्रीक के अगेंस्ट में थे, ठीक। और ये रीजन अगर हम बात करें तो ये जो पंजाब वाला रीजन है, ये तब तक पर्शियंस के हाथ में रहा ईरानियन एम्पायर के, जब तक अलेक्जेंडर नहीं आया। अलेक्जेंडर के आने के बाद वो पूरे ईरानियन एम्पायर को खत्म करता है, और पर्शियन का रूल पंजाब में तब तक रहा जब तक अलेक्जेंडर का इन्वेजन नहीं हुआ, जो पर्शियन के आखिरी किंग डेरियस थ्री को हराएगा, ठीक। डेरियस थ्री को कौन हराएगा, अलेक्जेंडर हराएगा, और अलेक्जेंडर को हराने, अलेक्जेंडर डेरियस थ्री को हराएगा, और अलेक्जेंडर के हराने के बाद से ही इनका जो रूल था पंजाब के अंदर वो खत्म होता है, ठीक। तो जर्क्सीस जो था, ठीक, उसने डेरियस वन को सक्सीड किया, और इसने अपने फोर्सेस में बहुत सारे ग्रीक्स को अगेंस्ट, जो ग्रीक्स के थे उनको रखा, ठीक। और ईरानियन एम्पायर पे तब तक ये पंजाब बना रहा जब तक अलेक्जेंडर का इन्वेजन नहीं हुआ, ठीक। तो पर्शियन का रूल की शुरुआत जो हुई वो डेरियस वन ने की, जब डेरियस वन ने सबसे पहले सक्सेसफुल ऑपरेशन किया, ठीक। और फिर ये ईरानियन का जो लास्ट रूलर था डेरियस थ्री, उसको अलेक्जेंडर ने हराया, और अलेक्जेंडर ने पूरे ईरानियन एम्पायर को खत्म कर दिया। क्लियर है, ठीक। अब अगर पर्शियन यहां पर आए, ठीक, तो जाहिर सी बात है, देखिए कोई भी विदेशी आक्रमण जब होता है किसी देश के ऊपर, तो उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ता है उसके ऊपर। जैसे हम देखेंगे अलेक्जेंडर के केस में भी, कि अलेक्जेंडर अगर भारत में आया तो उसके पीछे के क्या इंपैक्ट भारत पे पड़े, ठीक। क्योंकि ये विदेशी आक्रमण आते हैं, आक्रमणकारी आते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट भी पड़ता है। तो यहां पर अगर हम बात करें पर्शियन की, ठीक, तो पर्शियन की अगर हम बात करें तो पर्शियंस के क्या क्या इंपैक्ट रहे, ठीक। सबसे पहला तो इसने इंडो ईरानियन ट्रेड का कॉरिडोर खोला एक तरीके से,
कि इंडिया और ईरान के बीच में ट्रेड के लिए एक रास्ता जो है वो इस पर्शियन इन्वेजन के कारण खोला गया। ठीक, अब इन पर्शियन का इन्फ्लुएंस आपके आर्ट और आर्किटेक्चर में भी दिखता है। ठीक है, जैसे आपने देखा हो अशोक का जो पिलर था, अशोकन पिलर, उसका जो कैपिटल हुआ करता था वो बेल शेप का था। ठीक, अशोकन पिलर आप देखेंगे उसका जो ऊपर का कैपिटल है वो बेल शेप का है। ठीक, ये पर्शियन के इन्फ्लुएंस के कारण हुआ था। तो आपके आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर भी पर्शियन का इन्फ्लुएंस था। ठीक, और एक तरीके से खरोष्टी स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था पर्शियन के द्वारा। जो खरोष्टी स्क्रिप्ट थी वो भी इंट्रोड्यूस किया गया भारत में ईरानियन इन्वेजन के कारण। और इन्होंने ही एक तरीके से कहा जाए, अलेक्जेंडर की अगर हम बात करें या हम ग्रीक्स की बात करें, तो इन्होंने ही उसका रास्ता दे दिया था कि अलेक्जेंडर इसी रास्ते से आकर के आक्रमण करेगा। ये रास्ता उसको दिखाने वाले भी पर्शियन थे, क्योंकि देखिए पर्शियन ने पहले आक्रमण किया। अब पहले जब आक्रमण किया तो अलेक्जेंडर को यह समझ में आ गया कि भारत पर आक्रमण कहां से किया जा सकता है। तो एक तरीके से इन्होंने आक्रमण करने का इनका एक इंपैक्ट यह भी पड़ा कि इन्होंने अलेक्जेंडर को एक तरीके से कहा जाए कि निमंत्रण दे दिया कि आओ इस रास्ते से आक्रमण करो। तो इनका एक इंपैक्ट यह भी रहा कि भाई इन्होंने ग्रीक्स के लिए एक रास्ता बना दिया कि भाई फ्यूचर में आकर के अलेक्जेंडर जैसा कोई, हो सकता है इनको भविष्य का वो हो गया हो कि अलेक्जेंडर जैसा कोई आएगा और इसी रास्ते से वो क्या करेगा, इन्वेजन करेगा। ठीक, तो ये था पर्शियन इन्वेजन। पर्शियन में आपको डेरियस वन का नाम याद रखना है, साइरस वन का भी नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहला पर्शियन रूलर कौन था जिसने अटैक किया था भारत के ऊपर, वो साइरस वन था। लेकिन पहला सक्सेसफुल आक्रमण जो था वो डेरियस वन का था। क्लियर है? ठीक, तो ये इसके ज़र्क्सीज के इंपैक्ट रहे पर्शियन इन्वेजन के। आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो, इंडो ईरानियन ट्रेड हो, या खरोष्टी स्क्रिप्ट हो, या ग्रीक को रास्ता दिखाना हो, ये सारे क्या थे, पर्शियन के इंपैक्ट थे। क्लियर? तो पर्शियन इन्वेजन आपको समझ में आया। अब इसके बाद जो आएंगे वो आएंगे मैसेडोनियन, जिसको हम ग्रीक इन्वेजन कहते हैं, मतलब एक तरीके से कहा जाए अलेक्जेंडर का आक्रमण। अब हम पढ़ेंगे अलेक्जेंडर का आक्रमण। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको सिकंदर भी कहा जाता था। ठीक, तो उसका किस तरीके से आक्रमण हुआ, ठीक, उसने कौन कौन सा उसका कैंपेन हुआ और उसके क्या क्या इंपैक्ट पड़े, हम ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे अलेक्जेंडर के बारे में कि भाई अलेक्जेंडर कौन था, अलेक्जेंडर का जन्म कब हुआ, किस डायनेस्टी को बिलोंग करता था वो, उसके टीचर कौन थे। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स पढ़ेंगे हम अलेक्जेंडर के बारे में। तो ये है अलेक्जेंडर साहब। ठीक, अब हम अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसका इंपैक्ट रहा। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेसिक फैक्ट्स की बात करें अलेक्जेंडर की, तो अलेक्जेंडर का जो जन्म हुआ था वो बताया जाता है 356 बीसी में हुआ था। ठीक, और इसकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 323 बीसी में। ठीक, तो मतलब जब अलेक्जेंडर की डेथ हुई थी तब अलेक्जेंडर जो था वो बहुत ज्यादा एज का नहीं था, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो 32-33 साल का था वो जब उसकी डेथ हुई थी। आप सोच सकते हैं कि इतनी कम उम्र में उसने एक तरीके से पूरे वर्ल्ड को कॉन्क्वेस्ट कर लिया था। अंततः वो जाकर के इंडिया में आकर के हारा था। उसके हारने के पीछे के कारण भी बताऊंगा, क्या कारण थे उसके हारने के। तो इतने कम शासनकाल में अलेक्जेंडर ने एक तरीके से पूरे वर्ल्ड पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला था, इसीलिए आज भी हम इनको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो डेथ ईयर इनका था 323 बीसी। इनके जो फादर थे वो थे फिलिप सेकेंड। ठीक, ये सब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, आप बस नोट कर लीजिएगा। मदर जो इनकी थी वो थी ओलंपियस। ठीक, और इनके जो टीचर थे वो आपको याद रखना है एरिस्टोटल, अरिस्टोटल, जिसको हिंदी में अरस्तु कहते हैं। तो इनके जो टीचर हुआ करते थे, इनके जो टीचर थे वो थे अरिस्टोटल। ठीक, अरस्तु कहा करते। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जिस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे वो थी आर्गिएड डायनेस्टी। तो आपको इनकी डायनेस्टी का नाम याद रखना है। अलेक्जेंडर किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, आर्किएड डायनेस्टी। क्लियर?
अब अब हम देखेंगे अलेक्जेंडर के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये तो इनके बेसिक फैक्ट्स थे, ठीक। अब सबसे पहले अगर हम बात करें अलेक्जेंडर की, तो अलेक्जेंडर बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस, एक तरीके से कहा जाए, रूलर था। मतलब इसके सपने बहुत ज्यादा बड़े थे। मतलब ये व्यक्ति इतना एम्बिशियस था कि इसने ये ठान लिया था इतनी कम एज में कि मेरे को पूरे विश्व पर राज करना, टू कॉन्क्वेस्ट द होल वर्ल्ड। तो ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव और बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस रूलर था। तो अगर हम सबसे पहले इसकी बात करें, ही वॉज हाईली एम्बिशियस एंड हैड अ ड्रीम ऑफ वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट। मतलब पूरे विश्व पर जो है अपना साम्राज्य हो, ये इसका एम्बिशन था, ठीक। अब इसके बात करें तो इनकी लीडरशिप में अगर हम बात करें अलेक्जेंडर की, जो मैसोडोनियन थे, इन्होंने पूरे पर्शियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया था। पूरे पर्शियन एम्पायर को खत्म कर दिया था इन्होंने। मैसोडोनियन ये ग्रीक हुआ करते थे और इन्हीं की लीडरशिप में पूरी तरीके से पर्शियन एम्पायर को खत्म किया। और उनके एरिया के जितने एरिया थे उनके, एशिया माइनर हो, सीरिया हो, इजिप्ट हो, सब पर किसने कब्जा कर लिया? अलेक्जेंडर ने, ठीक। तो अलेक्जेंडर ने अपने उसमें सबसे पहले पर्शियनों पर आक्रमण किया और पर्शियनों की लीडरशिप को पूरी तरीके से खत्म किया, ठीक। मैंने अभी आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था, पर्शियन के एक रूलर हुआ करते थे जो आखिरी एकेमेनियन रूलर थे, डेरियस थ्री। तो उनको जो है डेरियस थ्री को इसने डिसाइसिवली डिफीट किया। कौन सी जगह पे? तो ये जगह आपको याद रखना है, गोगा मेला, ठीक। ये जगह कौन सी है? गोगा मेला, ठीक है। इसीलिए इसको बैटल ऑफ गोगा मेला भी कहा गया, ठीक। बैटल ऑफ गोगा मेला, ये आपको याद रखना है। बैटल ऑफ गोगा मेला कब हुई थी? 331 बीसी में। और किसके किसके बीच में हुई थी? मैसोडोनियन के अलेक्जेंडर के बीच में और आर्किमिडियन, या एक तरीके से कहें पर्शियन एम्पायर के रूलर डेरियस थ्री के बीच में, ठीक। तो ये बैटल हुई थी गोगा मेला की 331 बीसी में और इसमें डिसाइसिवली डिफीट किया था अलेक्जेंडर ने डेरियस थ्री को। क्लियर? इसके बाद फिर धीरे धीरे इसने इनकी राजधानी पर भी कैप्चर किया था। इनकी पर्शियों की राजधानी हुआ करती थी पर्सिपोलिस। पर्सिपोलिस जो हुआ करती थी वो इनकी राजधानी हुआ करती थी पर्शियंस की। इस पर भी इन्होंने क्या किया? कब्जा किया अलेक्जेंडर ने। मतलब पहले उनके राजा को हराया, ठीक। गोंगे मेला, ठीक है। आपको यह भी याद रखना है, ये गोंगे मेला आज के इराक में है, ठीक। आज के इराक में है, इसको याद रखिएगा। गोंगे मेला के युद्ध में उनके जो लीडर थे उनको हराया, ठीक। उसके बाद फिर इन्होंने जो है कैपिटल को कैप्चर किया उनकी, पर्शिया की पर्सिपोलिस, ठीक। इसके अलावा फिर धीरे धीरे ये क्या बढ़ गया, इसके कदम अफगानिस्तान की तरफ बढ़ते गए, जो आज की डेट में कांधार है, ठीक है। जो कांधार माना जाता है, वहां पर इन्होंने कॉन्कर किया और ऑक्यूपाई किया और वहां पर अपना शहर बसाया अपने नाम से, अलेक्जेंड्रिया के नाम से। किस नाम से बसाया? अलेक्जेंड्रिया के नाम से। तो ये धीरे धीरे पर्शिया, ईरान से होते हुए अब धीरे धीरे किधर आने लगा? हिंदुस्तान की तरफ आने लगा। तो सबसे पहले इसने अलेक्जेंड्रिया, अफगानिस्तान में जो आज का कांधार है, ठीक, उस पर, उसके ऊपर इन्होंने कंकर्ड किया, ऑक्यूपाई किया। और अपनी इन सारी विक्ट्रीज के बाद धीरे धीरे वो इंडिया की तरफ आता गया थ्रू खैबर पास। आपको ये पास का नाम याद रखना है, खैबर पास। अलेक्जेंडर भारत में जो आता है वो खैबर पास से आता है, ठीक है। देखिए पास एक्चुअली हुआ क्या हो करते थे, जैसे आप बात करें पास की, तो जैसे जो दो हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियां होती हैं ना, ठीक, उनके बीच से एक रास्ता होता है, ठीक है। मतलब जैसे आप बात करें कि यहां पर अगर हम बात करें, ये जैसे दो हिमालय की चोटियां हैं, ठीक, तो इनके बीच में एक रास्ता हुआ करता है जिसको कहते हैं पास। तो नॉर्थ वेस्ट एरिया में जो था, ऐसे बहुत सारे पासेस थे, ठीक। उनमें से एक पास का नाम था खैबर पास, जहां से अलेक्जेंडर जो है वो भारत में आता है, ठीक। तो इस तरीके से अलेक्जेंडर ने सबसे पहले पर्शियन एम्पायर को खत्म किया
और अफगानिस्तान के रास्ते से खैबर पास के थ्रू अब भारत में एंटर करेगा। तो अब हमें इसके बाद भारत के उसके कैंपेन देखने हैं कि अलेक्जेंडर कैसे भारत में एक तरफ से जीतते जीतते और फिर कहां तक पहुंचेगा, नंदा डायनेस्टी तक पहुंचेगा, मतलब ब्यास नदी तक पहुंचेगा और वहां से फिर इसकी सेना जो है वापस लौट जाएगी। उसके भी रीजंस देखेंगे कि क्या रीजंस थे उसके वापस लौट लेके, लेकिन उसकी जो एंट्री हुई थी वो कहां से हुई थी, खैबर पास से। तो आपको याद रखना है खैबर पास से उसकी एंट्री हुई। अब इसके बाद हमें देखना है इंडिया के उसके कैंपेन अलेक्जेंडर के क्या क्या रहे। इंडिया पर उसने जो आक्रमण किया, ये ड्यूरेशन याद रखिएगा, 326 बीसी पर उसने इंडिया पर आक्रमण किया। तो आपको ये याद रखना है कब अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था भारत पर, 326 बीसी पर। क्लियर। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो अफगानिस्तान एरिया में, ठीक है, वो एक जगह पड़ा करती थी, मैंने आपको बताया था तक्षशिला के बारे में। ठीक, तक्षशिला किसकी कैपिटल थी, आपको याद होगा गांधार की। ठीक, गांधार कहां था, वेस्टर्न पाकिस्तान में। ठीक, तो वहां पर सबसे पहले एक रूलर हुआ करता था अंबी, जो किसका रूलर था, तक्षशिला का। ठीक, उसने क्या किया, अलेक्जेंडर के डर से वो पहले ही हार मान लिया, उसने लड़ने की सोची ही नहीं। अलेक्जेंडर की सेना देख के वो घबरा गया और उसने पहले ही अलेक्जेंडर के सामने समर्पण कर दिया। ठीक, तो जो सबसे पहला रूलर, आपको याद रखना है, अलेक्जेंडर के भारत के कैंपेन में जो सबसे पहला रूलर जिसके ऊपर अलेक्जेंडर ने मतलब एक तरीके से बिना लड़े ही हार मान ली थी, वो था एम्बी। ठीक, अंबी, ये रूलर था तक्षशिला का। ठीक, अब अलेक्जेंडर ने जब वहां से अपना धीरे धीरे कैंपेन आगे बढ़ाया तो वहां पर एक ट्राइब हुआ करती थी, अभिसारा ट्राइब। ठीक, अभिसारा एक ट्राइब हुआ करती थी उसी एरिया में। उन्होंने भी धीरे धीरे क्या हो गया, अलेक्जेंडर की आर्मी के सामने आकर के उनकी भी हिम्मत नहीं हुई लड़ने की। ठीक, अलेक्जेंडर की आर्मी के सामने उनकी हिम्मत नहीं हुई लड़ने की। तो सबसे पहले तक्षशिला का एरिया, फिर धीरे धीरे वो आज के पाकिस्तान में एंटर करता गया। वहां पर अभिसारा ट्राइब ने भी उसको धीरे धीरे क्या हुआ, रास्ता देना शुरू किया। ठीक, इसके बाद अलेक्जेंडर को भारत में जो सबसे पहला चैलेंज मिलता है वो जब ये पंजाब की तरफ आता है अलेक्जेंडर। और पंजाब का उस टाइम पर जो रूलर था जिसका नाम आप जानते हैं क्या है, पोरस। तो जब ये पंजाब की तरफ आएगा और जब पोरस से इसका सामना होगा तब इसको सबसे पहला चैलेंज मिलेगा भारत के कैंपेन में। पोरस जो उस टाइम पर पंजाब का राजा हुआ करता था, उसने इनके अलेक्जेंडर के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था और उसने कहा था कि मैं इससे लड़ूंगा अलेक्जेंडर से। भले ही पोरस हार गया, लेकिन पोरस ने यह तय किया कि मैं अलेक्जेंडर का सामना करूंगा। ठीक, और ये जो लड़ाई होती है ये होती है झेलम नदी के तट पर। ये जो झेलम नदी थी, झेलम नदी के तट पर पोरस और अलेक्जेंडर की आर्मी के बीच में एक युद्ध होगा जिस युद्ध का नाम है बैटल ऑफ हाइडेस्पस। ये आपको बैटल याद रखनी है, 326 बीसी में ये बैटल हुई थी, बैटल ऑफ हाइडेस्पस, जो किसके किसके बीच में हुई थी, अलेक्जेंडर के बीच में, और इनके सामने कौन थे, पोरस, जो उस टाइम पर पंजाब के राजा थे। ठीक, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, बहुत भीषण लड़ाई हुई थी। और ये कौन सी लड़ाई हुई थी, इसमें झेलम नदी के किनारे। ठीक, लेकिन अल्टीमेटली चूंकि अलेक्जेंडर की आर्मी ज्यादा एफिशिएंट थी, इसलिए इस युद्ध में जीत किसकी हुई, अलेक्जेंडर की हुई, और पोरस जो है वो हार गया इस युद्ध में। ठीक, लेकिन अलेक्जेंडर ने चूंकि पोरस की ब्रेवरी देख करके वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। देखिए, अभी तक उसको जितने राजा मिले उन्होंने बड़ी आसानी से सबको रौंद डाला, और जो उसका सामना नहीं कर पा रहे थे उसने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन पोरस को देख करके उसका एक तरीके से ये हुआ कि भाई इतना ब्रेवरी लड़ाई करी उसने अलेक्जेंडर की आर्मी से कि अलेक्जेंडर जो था वो पोरस से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ।
तो जीतने के बाद भी अगर हम बात करें तो बैटल ऑफ हाइडेस्पिस जीतने के बाद भी अलेक्जेंडर ने पोरस को वो वापस कर दिया, क्योंकि अलेक्जेंडर और पोरस ने अलेक्जेंडर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो पोरस को एक तरीके से उसकी ब्रेवरी देख करके वो इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ, ठीक, तो एक तरीके से अलेक्जेंडर ने पोरस को अपना एलाई बना लिया। ठीक, पोरस को क्या किया, अपना जो है वो एलाई बना लिया, ठीक, अपना अलायंस में उसको शामिल कर लिया। ठीक, अब यहां से एक स्टोरी मैं आपको और बताता हूं जो नंद वंश के खत्म होने का कारण भी बनेगी। आपको याद होगा मैंने आपको एक व्यक्ति के बारे में बताया था जिनके सानिध्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी, वो थे चाणक्य। चाणक्य, ठीक, चाणक्य जो थे, ठीक, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो चाणक्य थे वो तक्षशिला में पढ़ाई कर रहे थे, ठीक, चाणक्य। और जब उनको ये आभास हुआ कि अलेक्जेंडर नाम की एक शक्ति जो है वो भारत की तरफ आ रही है, तो चाणक्य जो हैं ये नंद डायनेस्टी के जो रूलर थे धनानंद, अगर हम बात करें जो नंद डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे धनानंद, ठीक, उनके पास जाते हैं और उनसे ये सहायता मांगते हैं कि अलेक्जेंडर नाम का एक विदेशी भारत पर आक्रमण करने आ रहा है, पोरस को भी उसने हरा दिया है, आपको इंटरवीन करके अपनी सेना जो है वो उस तरफ भेजनी चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट की थी चाणक्य ने धनानंद से, लेकिन उस टाइम पर धनानंद जो था वो नशे में था और बहुत ज्यादा, तो इन्होंने क्या किया था, धनानंद ने चाणक्य का बहुत ज्यादा अपमान किया। चाणक्य का उस टाइम पर धनानंद ने बहुत ज्यादा अपमान किया था, तो उसी राज दरबार में अपनी चोटी में गांठ बांध करके चाणक्य ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं धनानंद के पूरे वंश को समाप्त कर दूंगा। तभी फिर चाणक्य जो है वो वहां से निकल करके फिर उन्होंने देखा, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया, सारी चीजें करी और अंततः फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को खत्म किया। तो धनानंद को खत्म करने के पीछे का रीजन यहीं से आता है कि जब अलेक्जेंडर अफगानिस्तान और इन सब एरिया पर आक्रमण कर रहा था, उस टाइम पर चाणक्य धनानंद से मदद मांगने गए थे, लेकिन धनानंद ने उनका तिरस्कार किया और इसी कारण से चाणक्य ने फिर कसम खा ली कि मैं धनानंद के पूरे वंश को समाप्त कर दूंगा। तो ये जो बैटल ऑफ हाइडेस्पिस, इस पे आ जाते हैं वापस। तो बैटल ऑफ हाइडेस्पिस जो हुआ था, इसमें अलेक्जेंडर की जीत होने के बाद भी चूंकि पोरस ने बहुत ही ज्यादा ब्रेवरी से लड़ाई लड़ी थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, पोरस को राज्य वापस कर दिया और उन्हें अपना एलाई बना लिया। ठीक, और उसके बाद फिर अलेक्जेंडर जो है वो आगे बढ़े। ठीक, अब इसके बाद जो वो पहुंचते हैं चेनाब नदी को क्रॉस करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले झेलम नदी को उन्होंने क्रॉस किया, यहां पे युद्ध करके जीते, और फिर ये चेनाब नदी की तरफ जाते हैं और यहां पे जो ट्राइब्स रहती थी उनको भी सबजुगेट किया। ठीक, यहां पर जो कबीले वगैरह जो रहा करते थे उनको भी समाप्त किया। चेनाब नदी के बाद फिर ये क्रॉस करते हैं रावी नदी। ये मैं आपको सारा कैंपेन बता रहा हूं अलेक्जेंडर का। तो चेनाब नदी के बाद जो आते हैं ये रावी नदी को क्रॉस करते हैं। ठीक, और यहां पर काथास नाम की एक टेरिटरी हुआ करती थी, उनको ये क्या करते हैं, धीरे धीरे कब्जा कर लेते हैं। तो अब इन्होंने सबसे पहले तो झेलम नदी पार करी, झेलम के बाद चेनाब नदी पार करी, चेनाब के बाद फिर इन्होंने रवि नदी पार करके अब ये जो नदी पे आएंगे वो थी ब्यास नदी। ठीक, अब ब्यास नदी से जो चालू होता है वो मगध डायनेस्टी चालू होती है। तो यहां से क्या था, मगध की टेरिटरी चालू होती थी और यहीं पर आकर के ब्यास नदी को क्रॉस करने की बजाय आर्मी जो हो गई इनकी, आगे बढ़ने से आर्मी ने मना कर दिया। अलेक्जेंडर वो रूलर है जो अपनी, एक तरीके से कहा जाए, उसकी आर्मी ने ही रिफ्यूज कर दिया, उसके लोगों ने ही रिफ्यूज कर दिया कि साहब अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक, अब इसके पीछे का रीजन क्या था, ठीक, इसके पीछे का रीजन हम अगली स्लाइड में देखेंगे। बट ब्यास नदी को क्रॉस अलेक्जेंडर नहीं कर पाया था। ब्यास नदी पर आकर के पहुंच करके इसकी आर्मी ने रिफ्यूज कर दिया कि अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे।
अलेक्जेंडर की आर्मी ने ही विद्रोह कर दिया और इसी कारण से अलेक्जेंडर को अपनी आर्मी सहित ब्यास नदी को बिना क्रॉस किए वापस जाना पड़ा। तो अलेक्जेंडर का वापस देखिए, जो व्यक्ति इतनी दूर से लड़ता चला आ रहा था वो आकर के ब्यास नदी पर आकर के उसकी आर्मी ने फर्दर जाने से मना कर दिया। इसके पीछे के रीजंस क्या है अब हम उसको देखेंगे। अलेक्जेंडर क्यों पीछे हटा, उसकी आर्मी जो है वो क्यों पीछे हटी। ठीक, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि उसके रीजंस क्या थे। ठीक, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था कि जो इनकी आर्मी थी, चूंकि वो इतने सालों से लगातार लड़ती चली आ रही थी, तो एक तरीके से कहा जाए तो इनको होम सिकनेस भी होने लगी थी। देखिए, घर की याद आने लगी थी, क्योंकि अलेक्जेंडर जो चला था तो लगातार इसके सोल्जर्स लड़ते चले जा रहे थे, लड़ते चले जा रहे थे। तो एक तरीके से कहा जाए तो एक अंतर विरोध भी होने लगा था। क्योंकि देखिए क्या होता है कि सेना भले ही आपकी कितनी भी वो हो, एफिशिएंट हो, लेकिन लड़ते लड़ते उसको भी थकान होती है। और अलेक्जेंडर जिस तरीके से कैंपेनिंग करता चला आ रहा था, तो उसके सोल्जर्स के अंदर वो वॉर का लड़ने का जो एक थकावट आ गई उनके शरीर में, और घर की भी याद आने लगी। तो उसके पीछे का एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो रहा कि जो सोल्जर्स थे उनको घर की याद आने लगी, और वो चूंकि लड़ाई करते 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 थक गए थे बुरी तरह। ठीक, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत की जो हॉट क्लाइमेट कंडीशन थी, ठीक, भारत की चूंकि देखिए ये एक्चुअली कहां से आए थे, ये ग्रीक से आए थे। ग्रीक मतलब यूरोप। ठीक, और यूरोप आप जानते हैं कि वो ठंडा प्रदेश है। ठीक, वहां पर ठंडी रहती है। अब जैसे जैसे ये इंडिया में एंटर किए, इनको यहां गर्मी महसूस होने लगी। ठीक, तो इनकी सेना को उस चीज से भी प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि यहां पर कंडीशन काफी ज्यादा हॉट थी। ठीक, अब आज की डेट में भी अगर आप देखें तो यूरोपियंस को भारत में आने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश में रहते हैं। उनका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो ठंडा है, और इंडिया में क्या है, कंपेरेटिवली उनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा हॉट क्लाइमेट है। तो हॉट क्लाइमेट होने का भी एक रीजन था, जिसके कारण जो सेना थी अलेक्जेंडर की वो बहुत ज्यादा थक गई थी। ठीक, और इसके अलावा जो और एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था जो मैंने आपको बताया था कि धनानंद की आर्मी देख के इनकी आर्मी के पांव जो हो गए वो ढीले पड़ गए। धनानंद की आर्मी, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको मगध पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि नंद वंश की जो जो मिलिट्री थी वो इतनी ज्यादा बड़ी थी। 3,000 तो हाथी थे उसमें, 2,000 घोड़े थे। ठीक, इसके अलावा 2 लाख की पैदल सेना थी। तो जब उन लोगों ने इस सेना को देखा तो उनके पैर थर्रा गए कि भैया अब इनसे कैसे लड़ेंगे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी इतने बड़े बड़े जानवर नहीं देखे थे, हाथी उन्होंने कभी नहीं देखा था। ठीक, तो हाथी देख करके वो भयभीत हो गए कि यार इतना बड़ा जानवर कहां से आ गया, और वो भी एक दो संख्या नहीं थी, 3,000 सैनिक थे। 3,000, आई एम सॉरी, 3,000 हाथी थे। तो ये भी एक रीजन था, उसकी सेना देख के धनानंद की वो इतना घबरा गए कि उनको आगे लड़ने की फिर हिम्मत नहीं हुई। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था पाटलिपुत्र की लोकेशन। मैंने आपको बताया था पाटलिपुत्र 3 नदियों से घिरा हुआ था। ठीक, तो उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी उसका भी एक रीजन था। और एक तरीके से कहा जाए तो बैटल टेक्निक्स जो थी इंडियंस की, देखिए पोरस ने जिस तरीके से अलेक्जेंडर को चुनौती दी थी, जिसके कारण अलेक्जेंडर इतना प्रसन्न हुआ उससे, तो कहीं ना कहीं उनको भारत के बैटल टेक्निक्स जो हैं वो समझ में आए कि भाई भारत में साम्राज्यवादियों को हराना इतना आसान नहीं। ठीक, तो ये सारे रीजंस थे अलेक्जेंडर के वापस जाने के। उसकी सेना घर से दूर इतने सालों से थी, सेना को घर की याद आई, गर्म कंडीशन, हॉट क्लाइमेट कंडीशन, धनानंद की आर्मी देख के उनके पैर थर्रा गए। फिर उसके अलावा जो भारत में चूंकि पोरस से उनको जो स्ट्रॉन्ग फाइट मिली, तो उनको ये लगा कि भाई आगे भी भारत के जो साम्राज्य हैं उनसे इतनी तगड़ी फाइट अब हमारी सेना नहीं कर पाएगी। तो ये सारे रीजंस थे अलेक्जेंडर के वापस जाने के। तो यहां से फिर अलेक्जेंडर जो है वो वापस चला गया, और 330 बीसी में अलेक्जेंडर की डेथ हो गई थी। क्लियर हुआ? ठीक, तो ये अलेक्जेंडर के
जो था वो कैंपेन था पूरा इंडिया में, और उसके रीजंस बताए गए कि क्यों इतना अलेक्जेंडर जो था वो वापस चला गया। अब जैसा कि हमने पर्शियन के केस में इंपैक्ट्स देखे थे, वैसे ही अब हम अलेक्जेंडर के भी इंपैक्ट देखेंगे कि ये ग्रीक इन्वेजन के इंपैक्ट भारत पर क्या पड़े। ठीक, मतलब ये जो आए ग्रीक्स, इनका भारत पर क्या असर पड़ा। तो सबसे पहले बात करें, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ भारत में। देखिए भारत में अब राजा महाराजाओं को ये समझ में आ गया कि भैया अगर हम यूनाइट नहीं हुए तो विदेशी आक्रमण करेंगे और हमें खत्म कर देंगे। इसीलिए आप देखिए मगध के बाद जब मौर्य साम्राज्य जब गद्दी पर बैठेगा, तो आप देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य जो है वो पूरे देश में फैला था, नॉर्थ वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, पूरे एरिया में एक ही एम्पायर चलता था, वो था मौर्य। तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ एक इम्पैक्ट के तौर पर कि भाई ये अगर हम आपसी में लड़ते रहेंगे तो कोई विदेशी आक्रमण करके हमारा सब कुछ ले जाएगा। इसके बाद सबसे पहली बार जो यूरोप के लोग थे वो भारत के करीब आए। देखिए यूरोपियन सबसे पहली बार क्लोज कांटेक्ट में आए, एंशियंट जो यूरोपियन जो ग्रीक हुआ करते थे और जो भारत का एंशियंट था, वो एक दूसरे के क्या आया, करीब आया। तो क्लोज कांटेक्ट हुआ बिटवीन एंशियंट यूरोप एंड एंशियंट इंडिया। इसके बाद बात करें तो देखिए जब आप कोई चीज पास आते हैं, अब जाहिर सी बात है कि अलेक्जेंडर जब आया तो उसने एक रूट बनाया, तो उस रूट से धीरे धीरे क्या हुई, कंडीशंस बनी ट्रेडिंग करने की। तो जो इंडिया से यूरोप की जो ट्रेडिंग का जो था, उसको एक कंडीशन मिली कि हाँ भाई इंडिया और यूरोप में भी ट्रेडिंग हो सकती है। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारे ग्रीक सेटलमेंट हुए, जैसे आपको याद हो सिटी बनाई अलेक्जेंड्रिया जो आज के काबुल रीजन में है। ठीक, तो बहुत सारे इन्होंने क्या हुए, शहर बनाए। ठीक, तो ग्रीक का काफी ज्यादा सेटलमेंट भी हुआ अफगानिस्तान वगैरह एरिया में। इसके अलावा बात करें तो ग्रीक का आर्ट भी आया। ठीक, इमेज मेकिंग में जो गांधार आर्ट है ये बेसिकली जो था वो ग्रीक का आर्ट था। ठीक, तो इसका भी इन्फ्लुएंस पड़ा इमेज पर। मैंने आपको बताया था कोई भी विदेशी आक्रमण होता है तो आर्ट और आर्किटेक्चर पर भी इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। क्लियर। इसके बाद भारत को एक चीज सीखने को यहां से मिली इंडियंस को कि भाई अपने इतिहास को संवार के रखना, इंडियन क्रोनोलॉजी। देखिए जो ग्रीक्स आए थे इनका इतिहास जो था वो बड़ा सिस्टमैटिक लिखा हुआ था, लेकिन भारत का अगर हम बात करें तो इतिहास उतना सिस्टमैटिक नहीं था। ठीक, तो इससे इंडियंस को भी ये समझ में आया कि हमें अपना इतिहास जो लिखना चाहिए वो सिस्टमैटिक वे में लिखना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जो है इवेंट्स जो हो सके वो सीक्वेंस में हो सके। इनका पूरा सीक्वेंशियल था ग्रीक का, इंडिया का नहीं था। ठीक, इसके अलावा इसमें जो है कई सारे ग्रीक टेक्स्ट में सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस भी भारत की पता चली। देखिए जब ग्रीक का इन्वेजन हुआ तो बहुत सारे ग्रीक के राइटर्स थे, उन्होंने भी अपनी बातें लिखी, जिससे उनके लिटरेचर से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस भारत को मिली, भारत के बारे में। उस टाइम पर भारत किस तरीके से था, किस तरीके की सोशल कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशंस थी, ये सारी बात जो है उनके ग्रीक लिटरेचर से पता चली। हमें बहुत सारी चीजें ग्रीक के उससे पता चली। जैसे ग्रीक के लिटरेचर थे जो मैंने आपको बताया था, कूर्टियस जो ग्रीक राइटर थे, ग्रीक लिटरेचर थे, उन्होंने ही बताया था धनानंद की इतनी बड़ी सेना के बारे में। वरना हमें कभी पता ही नहीं चलता कि धनानंद की इतनी बड़ी सेना थी, नंद वंश की। तो कूटियस ने ये बात अपने ग्रीक लिटरेचर में लिखी थी। तो ग्रीक के बहुत सारे हमारे उस टाइम पर एक तरीके से कहा जाए हिस्ट्री के इंपैक्ट पड़े, जिससे हमें बहुत सारी चीजें ग्रीक लिटरेचर से भी मिली। क्लियर। तो यहां पर आकर के हमारा ये फॉरेन इन्वेजन वाला चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले रीजंस देखे कि भाई फॉरेन ने इन्वेड भारत पे क्यों किया, किस रास्ते से किया और उसी रास्ते को क्यों चुना। फिर इसके बाद हमने पर्शियन इन्वेजन देखे, उसमें हमने साइरस वन, डेरियस वन, जर्क्सिस वन को देखा, उनके इंपैक्ट देखे। और उसके बाद हम आए अलेक्जेंडर के ऊपर। अलेक्जेंडर ने किस तरीके से, उसके बेसिक फैक्ट्स हमने पढ़े, फिर उसने किस तरीके से अटैक किया,
धीरे धीरे वो पर्शियन एम्पायर को पूरा तबाह करते हुए फिर वो भारत में उसने एंटर किया। हमने भारत में उसके कैंपेन देखे। सबसे पहले उसकी लड़ाई बैटल ऑफ हेडिस्पीस जो पोरस के खिलाफ हुई उसकी हुई। उससे फिर वो धीरे धीरे रवि नदी क्रॉस की, उसने चेनाब नदी क्रॉस की, और फिर जब वो 20 नदी पर आया, ब्यास नदी पर, तो उसने हमने रीजंस भी देखे कि अलेक्जेंडर के वापस जाने के क्या क्या रीजंस थे और ग्रीक इन्वेजन का इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो यहां पर आकर के महाजनपद काल का एक तरीके से पूरा एंड होता है। हमने महाजनपद काल देखा। महाजनपद काल के बाद फिर हमने मगध डायनेस्टी को देखा और उनके टाइम पर जो विदेशी आक्रमण आए आज हमने उनको देखा। अब इसके बाद हम सबसे पहले तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं हम उसको पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम एंटर करेंगे मौर्य वंश के ऊपर, वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट डायनेस्टी ऑफ एंशिएंट इंडिया। देखिए मौर्य और गुप्त ये दो डायनेस्टी ऐसी रही हैं जिनको काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, इनको समय लगेगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको मौर्य डायनेस्टी में एंटर करेंगे। तो गाइज आई होप कि आपको हमारी जितनी भी पढ़ाई हुई चीजें हैं वो समझ में आ रही हैं और ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे, ये क्लास आपको हेल्प करेगी। और अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।